नमस्कार, मेरा नाम है जयपाल और हमारे वरिष्ठ सहयोगी हरिचंद भी हमारे साथ हैं और आज का मुद्दा बेहद खास है और मेहमान भी हमारे बेहद खास हैं। डॉक्टर आर.के. वर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार विधायक हैं, तीसरी बार विधायक बने हैं और इसके साथ ही विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने इनको बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उप सचेतक की रूप में इनको वहां पर बैठाया भी है। लेकिन आज के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कई ऐसे अहम बिंदु हैं जिन पर बात करना बेहद जरूरी है और इसीलिए चर्चा में हमने आज इनको आमंत्रित भी किया है। तो डॉक्टर साहब, आप तो पेशे से डॉक्टर हैं लेकिन विधायक भी बने हैं जनता की सेवा के लिए। तो सबसे बड़े मुद्दे की शुरुआत करते हैं जो दुनिया भर में इस वक्त छाया हुआ है, महाकुंभ। बहुत बहुत स्वागत है। महाकुंभ 144 साल बाद लग रहा है, आप भी सुन रहे होंगे, बहुत बड़ी हो रही है, खूब पैसा खर्चा किया जा रहा है। तो कुंभ पे ही पहले शुरुआत आपसे करते हैं कि क्या देखते हैं आप, इस कुंभ को किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, कुंभ के नाम पर सरकार वहां पर जो करा रही है वह धर्म के नाम पर एक बहुत बड़ा अनियंत्रित व्यापार करा रही है। आपने कुंभ में यह पहली बार सुना होगा कि बड़े बड़े उद्योगपति और बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक रात के लिए एक एक कॉटेज का किराया 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक किया गया। मुझे लगता है कि भारत के किसी भी 5 स्टार 7 स्टार होटल के किराए से भी कहीं ज्यादा है। तो क्या लगता नहीं है कि इससे सरकार केवल अपने उद्योगपतियों का कुंभ के जरिए व्यापार करवा रही है? दूसरी बात, वह एक ऐसी धार्मिक नगरी है और एक ऐसी परंपरा का द्योतक है जहां पर बड़े पैमाने पर जो संत जो पूरे जीवन में अपने जो संत का कार्य नहीं करते हैं या धर्माचार्यों की शरण में या मठ में नहीं रहते हैं, ऐसे लोग जो अपनी परिवार के साथ जीवन यापन करते हैं वो भी 1 महीने 1.5 महीने के लिए कल्पवास आकर के कुंभ और माघ मेले के क्षेत्र में करते हैं। तो जो सुविधाएं उनको मुहैया कराना चाहिए था सरकार को, अभी तक नहीं कराया। कई बार आप लोगों के माध्यम से संज्ञान में आया है कि वहां पर सेक्टर नंबर 6, 7, 8 में अभी तक आधा कुंभ का वक्त निकल गया है, पूर्णिमा का वक्त आ रहा है और ऐसे समय तक वहां पर बिजली की और शौचालय की और पानी की सुविधाएं नहीं मुहैया कराई जा सकी हैं। तो इससे लगता है कि वहीं पर बड़े बड़े ऐसे राजमहल जैसे मठों के वहां पर सुविधाएं भी मौजूद हैं और वहीं पर जो आम नागरिक जो छोटे संत जो वहां पर कल्पवास कर रहे हैं उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ये तो हर समय होता है। इसकी जिक्र करते हुए एक महंत ने कहा, आजम खान को जब मेले का जिम्मेदारी दिया जाता था तब भी वो माफी मांग लेते थे कि गलती हो गई, कोई सुविधाएं नहीं रही। खैर, दूसरी बात ये है कि उसी कुंभ को लेकर एक महंत हैं हनुमानगढ़ी के, उनका बड़ा विवादास्पद बयान आया है। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया कि पीडीए के भगवान के आप दर्शन करें जब आप कुंभ में जाएं। उसी ट्वीट को कोट करते हुए उन्होंने कोर्ट में रिट्वीट कर दिया कि बहुत ही अभद्र भाषा जिसका इस्तेमाल हम यहाँ नहीं कर सकते। आप इसको कैसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं अंदर खाने क्या चर्चा चल रही है? जी, राजू दास के बारे में समूचा उत्तर प्रदेश जानता है कि वो सरकार के इशारे पर, मैं तो ये कहूंगा कि राजू दास संत के चोले में एक गुंडे अपराधी की भाषा मन वचन कर्म से बोलते हैं और करते हैं। और ऐसा लगता है कि अगर सरकार उन पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है या उनको जेल की सलाखों के भीतर नहीं डाल रही है तो ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा के अनुरूप बोल रहे हैं। और पीडीए का को अपमानित करने में राजू महंत दास का जितना योगदान है उतना ही सरकार का योगदान भी माना जाना चाहिए। इसलिए मैं तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से अपील करता हूं, मांग करता हूं कि ऐसे संत के चोले में रहने वाले गुंडे अपराधी को शीघ्रातिशीघ्र गिरफ्तार करा करके जेल की सलाखों के भीतर डालना चाहिए, अन्यथा उत्तर प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा, कानून व्यवस्था तार-तार होगी। अपने वरिष्ठ सहयोगी से चाहेंगे कि उनके भी कुछ सवाल हैं वो आपसे पूछें। सर, मिल्कीपुर विधानसभा जो 10 विधानसभाओं के चुनाव में एक को छोड़ करके चुनाव हुआ था, अब उसका चुनाव हो रहा है, तो उसमें पार्टी की स्थिति क्या रहेगी? क्या लगता है कि चुनाव जीतेगी या भारतीय जनता पार्टी
चुनाव जीत जाएगी? देखिए, मिल्कीपुर विधानसभा हो या 2024 की लोकसभा का चुनाव परिणाम रहा हो, 2022 की विधानसभा का चुनाव का परिणाम रहा हो या उसके पूर्व की विधानसभा के चुनाव का परिणाम रहा होगा, आप सब जानते हैं कि समाजवादियों ने वहां पर जीत हासिल की थी। और आज 2024 के बाद 2025 में कोई तस्वीर नहीं बदली है। आप मिल्कीपुर की ही बात ना करके समूचे अयोध्या की बात आप समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अयोध्या की नगरी के साथ अन्याय अत्याचार किया गया है। आपको मैं अवगत करा दूं कि अयोध्या के जिला प्रशासन ने जिस तरीके से अयोध्या की पवित्र नगरी पर कई पीढ़ियों से लोग बसे थे, रह रहे थे, अपनी जीविका चलाने का कार्य कर रहे थे, ऐसे लोगों की बस्तियों को बुलडोजर लगा करके उजाड़ने का काम किया गया। जिन लोगों की नजर में अयोध्या नगरी एक पवित्र नगरी थी और उनका वहां पर बसने का इरादा था, वहां पर भूखंड ले करके उसका नक्शा पास करवा करके वहां रह रहे थे, ऐसे लोगों को बेघर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और वहां पर सरकारी जमीनों को जिस तरीके से अपने उद्योगपतियों के हवाले करने का काम किया है, उससे अयोध्या की श्री राम की प्रजा बेहद दुखी है और उसका परिणाम 2025 के उपचुनाव में भी मिल्कीपुर की जनता देने का काम करेगी। लेकिन वर्मा जी, एक सवाल ये भी है कि जिस परिवारवाद की बार बार जिक्र की जाती है वो तो झलक रही है मिल्कीपुर में। अगर अजीत जी अवधेश जी के बेटे नहीं होते तो क्या उनको ये टिकट मिलता, और क्या समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं क्या उनमें इस तरह के असंतोष की भावना नहीं पनपेगी? भारतीय जनता पार्टी के एक शीर्षस्थ नेता का नाम बता दीजिए जिसने अपने परिवार के लोगों को टिकट ना दिया, चाहे वो गृह मंत्री की बात हो, रक्षा मंत्री जी की बात हो या उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों की बात आप कर लीजिए, जो पूर्व में मुख्यमंत्री जी रहे हैं उनके भी परिवार की बात करिए। परिवारवाद कहाँ नहीं है। और अगर एक सुयोग्य व्यक्ति है जो जनता की सेवा करने का कार्य कर रहा है, उनके सुख दुख में उनके साथ लड़ने का काम कर रहा है, उनके साथ खड़ा हो रहा है, तो उसको हक बनता है। सर, एक राक्षस और देवता, इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं? एक प्रवीण शर्मा जी हैं, इन्होंने इनको अखिलेश यादव जी के स्नान की फोटो लगाकर लिखा है कि राक्षस लोग भी ऐसी रात में स्नान करते हैं। तो ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ ऐसे लोग हैं जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं और विशेष तुष्टीकरण की नीति के तहत जो है वो किसी भी व्यक्ति पर कुछ कमेंट करने का काम कर रहे हैं। मेरे भी संज्ञान में आया है, प्रवीण शर्मा नामक व्यक्ति ने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की फोटो जो गंगा स्नान हरिद्वार की थी और उसको शेयर करते हुए उस पर जो है राक्षस की जो है संज्ञा देने का कार्य किया है। उससे जहां एक और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को अपमानित करने का कार्य किया जाता है, वहीं पर करोड़ों उनके अनुयायियों, उनके समर्थकों की भावनाओं को आहत करने का कार्य किया गया है और कानून व्यवस्था को भी चुनौती देने का कार्य किया गया है। ऐसे व्यक्तियों के ऐसे कृत्यों से दूसरी तरफ सामाजिक द्वेष और जनाक्रोश भी पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे लगता है कि सरकार स्वयं ऐसे लोगों को बढ़ावा दे करके इस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में बनाना चाहती है। मैं तो सरकार से फिर से आग्रह करता हूं कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करा करके गिरफ्तारी कराने का काम करे। आज मैंने प्रवीण शर्मा के खिलाफ हजरतगंज थाने में एक तहरीर भी दिया है और वो मुकदमा दर्ज हो जाए तो मैं सरकार से फिर अपील करूंगा कि उस पर उसकी गिरफ्तारी हो और उसको सजा मिले। प्राविधिक शिक्षा में एचओडी के प्रमोशन पर बहुत राजनीति हुई। शुरुआत से आपके सहयोगी साथी विधायक रहे हैं पल्लवी पटेल जी, समाजवादी पार्टी के विधायक है, उन्होंने इस मुद्दे को बहुत उठाया और मंत्री जी का कहना था कि नहीं, सब नियमों के तहत हुई है, डीपीसी करके की गई है, प्रमुख सचिव ने डीपीसी किए तब इसको अनुमोदन के साथ नियुक्ति की गई है। तो इसमें क्या है, आपने अभी तक क्या देखा, इस पर क्या है, क्या सही है, क्या गलत है? देखिए, मैं किसी व्यक्ति की, किसी मंत्री की, किसी विभाग की आलोचना के दृष्टिगत ये बात नहीं कह रहा हूं। बात मैं इस बुनियाद पर कह रहा हूं कि जब शासनादेश में अमेंडमेंट कर दिया गया, शासनादेश संशोधित कर दिया गया, तो पूर्व का शासनादेश अब प्रभावी नहीं होता और नए शासनादेश के अनुसार विभागाध्यक्षों के पद पर सीधे आयोग से नियुक्तियां होनी चाहिए। और जब आयोग से नियुक्तियां होगी तो जो जिस वर्ग की हम वकालत करते हैं कि हमारे पिछड़े वर्ग के लोग और अनुसूचित समाज के लोग, इनको इनके आरक्षण के अनुसार इनकी हिस्सेदारी उसमें मिल सके। जब आयोग इसकी भर्तियां कराता तो
हमारे इन वर्गों के कोटे के अनुसार सीटें निर्धारित करता और उनको अवसर मिलता, तो निश्चित रूप से यह शासनादेशों की अवहेलना है। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि जीजा साली की जब लड़ाई सार्वजनिक हुई तो काफी लोगों ने उसमें मजे लेने शुरू कर दिए। आशीष पटेल पर प्रत्यारोप आरोप का दौर शुरू हुआ और पल्लवी पटेल ने जिस तरह के आरोप लगाए, आपको लगता है कि आशीष पटेल जो इशारा कर रहे हैं कि पल्लवी पटेल किसी का मोहरा बन चुकी है, क्या आपको लगता है कि अब वो दूसरा पाला चेंज करना चाहती हैं? जैसे समाजवादी पार्टी के कोटे से उन्होंने चुनाव लड़ा, समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया और उसके बाद अब वो लगता है कि भाजपा से कुछ नेगोशिएशन चल रहा है, आशीष पटेल के बीच और सीएम योगी के बीच टकराव की स्थिति बन रही है। अगर ऐसा होता है तो क्या 27 के चुनाव में उलटफेर देखने को मिल जाएगा कि जीजा फिर से समाजवादी पार्टी के साथ और साली योगी जी के साथ? ऐसा नहीं है, ये तो प्राविधिक शिक्षा के मंत्री जी के स्पष्टीकरण स्वयं देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के पाले में पल्लवी पटेल जा रही हैं तो इसकी सूचना आशीष पटेल जी को होनी चाहिए। दूसरी बात, जो वक्तव्य आ रहे हैं उससे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आशीष पटेल जी को खुली छूट दे रखी है कि आप के द्वारा जो सरकार की जो क्षति हुई है और आपकी पार्टी की जो क्षति हुई है उसकी भरपाई के लिए आप कुछ भी बोलो, कोई भी आरोप लगाओ, उसकी खुली आजादी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और सरकार ने दिया है, जिसका परिणाम है कि इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। रही बात पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी में रहेंगे या भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, ये उनका विषय है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं होगी। सरकार में जातिवाद हो रहा है, आपको लगता है? अधिकारियों का खुलेआम नाम लेकर ये जिक्र किया गया कि एक खास बिरादरी के लोग या ठाकुर ऐसे करके बोला गया कि उनको ज्यादा तवज्जो दी जाती है। आपको लगता है? आप खुद विधानसभा में देखिए पूरे आप उत्तर प्रदेश में जितने प्रमुख पद हैं उनकी पोस्टिंग आप देख लीजिए, या जितनी इस बीच में बड़े पदों पर जो भर्तियां की गई हैं या जहां पर प्रमोशन हुए हैं, उन प्रमोशन को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि प्रमुख पदोन्नतियां और प्रमुख जो है पद, ये सब एक जाति विशेष की ओर ही इशारा करते हैं। इससे इस आरोप में पूरी ताकत है और ये बुनियादी आरोप लग रहे हैं सरकार पर, और सरकार की कार्यशैली से ऐसा परिलक्षित भी हो रहा है। खास तौर से पीडीए की उपेक्षा सरकार कर रही है, पीडीए के अधिकारियों को पदोन्नति में और पदासीन करने में, दोनों में उनको बाहर करने का कार्य कर रही है। उनको प्रभावहीन पदों पर उनको बैठाने का कार्य कर रही है और प्रभावशाली पदों पर अपने जाति विशेष के अधिकारियों को पदासीन करने का कार्य। यही आरोप सपा सरकार के ऊपर भी लगा था कि 52 आईएएस ऑफिसर एक ही पद के हैं थानों। आज तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये बात जब आई थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा 42 में 56 एसडीएम यादव बिरादरी के थे। जब कहा गया कि आप श्वेत पत्र जारी कर दीजिए, आप विधानसभा के पटल पर रख दीजिए, और जहां तक मेरे संज्ञान में है 2012-13 दोनों की भर्तियों में यादव बिरादरी से 6 और 7 एसडीएम ही बन पाए थे, उनसे कहीं ज्यादा हमारी कुर्मी बिरादरी के एसडीएम थे। लेकिन झूठ सदन के भीतर और सड़क तक दोनों तरफ सरकार की तरफ से बोला जा रहा है। इससे जहां एक तरफ सरकार की गरिमा घटती है, वहीं पर एक संवैधान के प्रमुख पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा संवैधानिक पद की भी गरिमा को गिराने का कार्य किया जाता है। तो अगर सरकार ये आरोप लगा रही है तो सरकार के पास सारे संसाधन हैं, श्वेत पत्र जारी करके बताए कि 2012 में 2013 में एसडीएम के कुल कितने पद थे और उसमें जो भर्तियां हुई थी किस किस बिरादरी के हुए थे, उसको श्वेत पत्र जारी करके पूरे प्रदेश की जनता को अवगत कराने का कार्य। विधायक जी, सरकार के तमाम प्रयास के बावजूद डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिर रही है और लगातार गिर रही है। सरकार बार बार ये कह रही है कि विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, विकास की गति तेज पकड़ने की वजह से थोड़ा कुछ हो रहा है, लेकिन हम इसे आगे ठीक कर लेंगे। आपको क्या लग रहा है कि ये कब तक ठीक हो पाएगा, कैसे ठीक हो सकता है इसको? देखिए, इस पर तो मुझे लगता है कि आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पुराने बयान को आप कोट कर सकते हैं, जब उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर यह कहा था कि भाइयों,
जब डॉलर के मुकाबले रुपये की ताकत गिरती है तो इससे सरकार कमजोर होती है। सरकार को उन्होंने कई ऐसे अल्फाज प्रयोग किए थे जिसको मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम किया था और सरकार को चोर बेईमान तक बनाया था। तो आज प्रधानमंत्री जी स्वयं इसका जवाब दे कि उनके कार्यकाल में रुपया लगातार गिरता जा रहा है और अफगानिस्तान से भी नीचे जा चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि जो जिसका दम भरते हैं प्रधानमंत्री जी कि विश्व गुरु बनने की हैसियत में जा रहे हैं, एक समृद्ध भारत, एक नई अर्थव्यवस्था देने जा रहे हैं, उसका आईना यह है कि आज $1 बराबर 84 रुपया हो चुका है। अफगानिस्तान से भी हमारी हैसियत नीचे गिर गई है। इसका जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। अब सवाल आपसे ये है कि 27 के इलेक्शन की हर कोई तैयारी कर रहा है, लेकिन उससे पहले मिल्कीपुर चुनाव फंस गया है। अब पीडीए का नारा दिया जा रहा है, तो क्या ये पीडीए ही होगा जो आगे इसी फॉर्मूले के तहत चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, समाजवादी पार्टी ने 2022 के चुनाव के समय, 2024 के चुनाव के समय जिन मुद्दों पर अपना काम किया था, आज भी हमारे मुद्दे वही हैं। संविधान बचाओ हमारा मुद्दा है, लोकतंत्र बचाओ हमारा मुद्दा है, पीडीए का सम्मान बचाओ, पीडीए की सहभागिता शासन प्रशासन में दिलाओ, ये हमारा मुद्दा है। जातिवाद जनगणना कराओ, ये हमारा मुद्दा है। हम अपने पुराने मुद्दे पर टिके रहेंगे और पीडीए के सम्मान की लड़ाई लड़ते रहेंगे। पीडीए ही हमारा नारा है और पीडीए ही हमारा भगवान है। पीडीए में जो ये है विधायक जी, वो ए थोड़ा सा कंफ्यूजन और कंट्रोडिक्शन पैदा करता है। कभी ए अगड़ा हो जाता है, कभी अल्पसंख्यक हो जाता है, कभी आदिवासी हो जाता है। ये समझ में नहीं आता कि ये सिचुएशन कैसे डिपेंड करता है कि कब अगड़ा होगा, कब आदिवासी होगा और कब अल्पसंख्यक होगा। जैसे विधानसभा में अध्यक्ष बनाया गया माता प्रसाद पांडे को और कहा गया कि जो अगड़े होंगे, जो वंचित होंगे, जो शोषित होंगे, उन्हीं अगड़ों को तवज्जो मिलेगी। माता प्रसाद कैसे शोषित हो सकते हैं? क्या वो कमजोर तबके से आते हैं? नहीं, कई लोग सवाल खड़े कर रहे थे सोशल मीडिया। उसको अलग ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया गया। पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ही है। उसमें जो अपर कास्ट के लोग जो पीडीए की श्रेणी में आ रहे हैं, जिनके साथ सरकार अन्याय अत्याचार कर रही है, वो हमारी श्रेणी में है, पीडीए की श्रेणी में है और उनको भी मान सम्मान दिलाने के लिए अपने साथ लेकर के चलने में गुरेज नहीं करते हैं। इसलिए हमारा पीडीए में कहीं कहीं जो आपको अगला दिखाई पड़ता है वो ये है, चूंकि वो उसी तरीके से शोषित है जैसे कि जो पीडीए है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो अल्पसंख्यक है, वो जिस तरीके से शोषित है, तो उनको भी हम लोग शामिल करके उनकी भी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। ठीक है, आखिरी सवाल यही करते हैं। अब कुंभ से शुरू हुई थी, कुंभ पे खत्म करने की कोशिश करते हैं। पूरी कैबिनेट की बैठक कुंभ में हो रही है। सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है कि कुंभ भव्य है, दिव्य है। समाजवादी पार्टी के जितने भी विधायक हैं वो कुंभ कब जा रहे हैं? एक साथ जाएंगे, अलग अलग जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए, धर्म आस्था का विषय है, मन का विषय है और व्यक्ति अपनी आस्था के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, बहुत सारे, मुझे लगता है कि ज्यादातर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने भी कुंभ जाकर के या कहीं भी गंगा स्नान किया होगा, लेकिन ना मीडिया को फुर्सत मिली होगी दिखाने की, ना प्रिंट मीडिया ने उसको कहीं लिखा होगा। केवल इस बात को दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है कि यह जो कुछ भी हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए हो रहा है। आज कुंभ एक जरिया बन गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार का माध्यम बन गया है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। धर्म के नाम पर व्यापार नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम पर वहां पर जिस तरीके से विशिष्ट जनों के लिए जो विशेष प्रोटोकॉल और व्यवस्थाएं दी गई है, उससे लगता है कि धर्म केवल अब दिखावा रह गया, पाखंड बन गया है, आडंबर बन गया है। उसे ना हो करके बल्कि वहां पर सच्चे मायने में जो श्रद्धा है उसके अनुरूप वहां पर जा करके सबको समान तरीके से वहां पर, अभी आपने सुना होगा शंकराचार्य जी ने भी इस बात को कहा था कि कुंभ में जो स्नान के घाट हैं, यहाँ पर कोई वीआईपी घाट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जिस घाट पर शंकराचार्य स्नान करेंगे वहीं उसी घाट पर आम आदमी भी, कल्पवासी भी स्नान करेगा। तो ये वीआईपी कल्चर लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और कुछ ऐसे भी कृत्य हैं जिसमें आपने सुना होगा कि महादानी हर्षवर्धन का नाम
जिन्होंने महाकुंभ में उनसे बड़ा योगदान किसी का नहीं रहा, वो महादानी कहे जाते हैं, उनकी प्रतिमा को सरकार ने हटा करके केवल अपना महिमा मंडन कराने का काम किया। उनकी प्रतिमा लगी होती तो सबसे पहले हटाया नहीं गया होता तो लोग यही सवाल करते, उनके बारे में जानते कि महादानी हर्षवर्धन जी कौन थे, उनके द्वारा किए गए कार्य क्या थे, उपलब्धियां क्या थी। तो इसको छुपाने के लिए सरकार अपना महिमानमंडन कराने के लिए उनकी प्रतिमा को भी हटाने का कार्य किया है और कुंभ को सरकार के प्रचार प्रसार का जरिया बना ली है। आप कुंभ के किसी क्षेत्र में चले जाएंगे, जो भी बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगी है, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हो या प्रदेश सरकार की योजनाएं हो, उनका केवल धर्म के बजाय धार्मिक शब्दावलियों को इंगित करने के बजाय सरकार की जो कार्य योजना है, जो नीतियां हैं, उसका वर्णन करने का काम किया गया है, उसका महिमा मंडन करने का काम किया गया। तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सरकार यह धार्मिक आयोजन नहीं कराई है, बल्कि अपनी सरकार का महिमा मंडन कराने के लिए इस कुंभ के आयोजन में अपनी भागीदारी दिखाई। महाराजा हर्षवर्धन को सरकार क्यों इग्नोर कर रही है? उनका बहुत धोना स्वीकार है या उनके कुछ ऐसे काम है जो सरकार के विरोध में है? ऐसा क्या सरकार के मन में कोई न कोई दोष तो है, चाहे वो उनका बौद्धिस्ट होना उनको अच्छा ना लगता हो, या कि ये लगता हो कि जब महादानी हर्षवर्धन जी की प्रतिमा सामने रहेगी और सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर में जाएगी तो लोग सबसे पहले उनके द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा करेंगे और सरकार का जो महिमा मंडन हो सकता है वो डाइवर्ट हो जाएगा महादानी हर्षवर्धन की तरफ। इसलिए सरकार ने उनकी प्रतिमा को हटाने का कार्य किया और पूरे कुंभ क्षेत्र में अपने सरकार की योजनाओं की होर्डिंग लगा करके केवल सरकार का प्रचार प्रसार करने का काम किया। तो ये हमारे साथ थे बेहद खास मेहमान आर.के. वर्मा साहब, और इनसे हमारी खास बातचीत को हम अब यहीं विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद। मिलेंगे फिर एक नए मेहमान के साथ और बात करेंगे किसी खास नए मुद्दे पर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया।